एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में कंफर्म। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। ठीक है जी। तो क्लास को शुरू करने से पहले ना केवल 1 मिनट का मैं समय लूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ वो बता दूं। देखिए, आप क्लास में जितनी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसी से पता चलेगा कि आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है, एक कम्युनिटी वाला सेक्शन डेली बेसिस पर और एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन डेली बेसिस पर। कम्युनिटी वाले सेक्शन में जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ डेली बेसिस पर, उनको अगर आप आंसर करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है, फिर आपको किसी और मॉक टेस्ट को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं और जितनी क्लासेस आगे आएंगी वो सारी आपको देखनी है। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं सर आप जो पीवाईक्यू या एमसीक्यू अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हो उसकी पीडीएफ फाइल हमें दे दें, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर किसी को मेरे इन्हीं दोनों ऑफिशियल लिंक से जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों ही मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 28 अगस्त 28 अगस्त 2024, माफ कीजिएगा 28 अगस्त 2024 आज की तारीख है। और जो टॉपिक या चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी। हमारे इस टॉपिक या चैप्टर का नाम है बेटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे हिंदी में कंप्यूटर की संरचना के नाम से भी बोला जाता है। क्लियर है। अब इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर या संरचना में बेसिकली हम लास्ट क्लास में सीपीयू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो एसएससी जैसे एग्जाम्स में और जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए थे उन सभी में सीपीयू से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले हैं ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सीपीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म एक बार लिख लेते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सीपीयू एक आईसी चिप है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। ठीक है। अब इसके अंदर चलने की कोशिश करते हैं, यानी इसके अंदर की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, या इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो एक एक करके ना इन सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एएलयू के बारे में देख लेते हैं। देखो, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लास्ट क्लास में ना मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको लिखवा दी थी, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही बोला जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि किसी किसी जगह पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी लिखा हुआ मिल जाए, तो उसे भी सही मान लेते हैं। बट एग्जैक्टली जो फुल फॉर्म है वो तो वही रहेगी, सेम। तो सेम फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, देखो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाले इस सेक्शन में बेसिकली 2 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला तो है अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जितने भी अंक गणितीय ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे इस वाले ही भाग में डन किए जाते हैं। समझ में आ गई बात।
जैसे उदाहरण के लिए अगर आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, या रिजल्ट चाहते हैं इनका, तो ये वाले कैलकुलेशन, ये वाले ऑपरेशन सारे एएलयू के अंदर ही होंगे। जैसे मान लो आप कंप्यूटर को ये कह रहे हैं कि 2+2 करके बताओ क्या आंसर आएगा, तो 2+2 एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया ना, तो ये एएलयू वाले पार्ट के अंदर ही परफॉर्म होगा या डन किया जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा होता है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन कहने का मतलब होता है तार्किक ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म कराए जाएं जो कि तार्किक ऑपरेशन हो, लॉजिकल टाइप के। इसमें क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन में ना हमेशा आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही मिलेगा। एक तरीके से ऐसे कह दो, कंडीशन पर आधारित। जैसे मान लो आप कंप्यूटर को एक कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको जो आउटपुट देगा या रिजल्ट देगा वो या तो ट्रू देगा या फॉल्स, बस यही दो वैल्यू निकल के आएंगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की कंडीशंस को लॉजिकल कंडीशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस ऐसे आप बोल सकते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। जैसे कोई कॉइन है आपके पास, एक सिक्का है आपके पास, ठीक है, और आप उन सिक्कों के नाम, सिक्कों के दोनों साइड के नाम रख लो। जैसे हेड को आप ट्रू कह दो और टेल को आप फॉल्स कह दो, और जब आप किसी कॉइन को या सिक्के को हवा में उछालेंगे तो कोई एक ही तो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो आपके सामने फ्रंट साइड पर हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इस तरीके का एक ऑपरेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं जिसमें जो आउटपुट निकल के आएगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस तरीके के ऑपरेशन को लॉजिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि एएलयू वाले पार्ट के अंदर जितने भी कंप्यूटर में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे यहीं परफॉर्म होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दैट इज सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है बेटा कंट्रोल यूनिट। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ना, हम समझेंगे एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ एग्जाम शब्द लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एग्जैक्टली यही भाषा क्वेश्चन की लिखी हुई आई थी जिसका सही आंसर कंट्रोल यूनिट था। वो क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, द मेन सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर, द मेन circuitry of computer that directs the operation of CPU। हिंदी में से कहा जाएगा कंप्यूटर का मुख्य परिपथ, कंप्यूटर का मुख्य परिपथ। अब देखो परिपथ शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परिपथ शब्द इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सारी कहानी सीपीयू के अंदर चल रही है, और सीपीयू क्या होता है, एक आईसी चिप होती है, और आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, समायोजन परिपथ चिप। यानी मोटा मोटा ये समझ लो कि सीपीयू के अंदर जो भी कहानी चल रही होगी, जो भी कुछ होगा वो सब परिपथ के रूप में ही होगा। यानी कि इसके अंदर वो रास्ते, वो परिपथ बने होंगे जिनमें होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता होगा। समझ में आ रहा है? कोई भी आईसी चिप हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, हर एक आईसी चिप के अंदर परिपथ बने होते हैं, सर्किट्स बने होते हैं जिनके अंदर होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता है। इसलिए हर जगह पर परिपथ शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, जब भी आईसी चिप की बात होगी। तो यहां लिखा हुआ है कंप्यूटर का मुख्य परिपथ जो सीपीयू को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको बेटा कंट्रोल यूनिट के नाम से बोल दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दैट इज कंट्रोल यूनिट। अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। देखो आपने ना नाना पाटेकर की एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था क्रांतिवीर। उस मूवी में ना एक सीन था जिसमें नाना पाटेकर है ना एक बच्चे के सिर पे पीछे से एक थप्पड़ मार देता है। तो वो बच्चा उस सीन में ये बोलता है कि साहब यहाँ नहीं मारो, या यहाँ नहीं मारने का, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है।
तो क्या वाकई में हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग के अंदर भी कोई छोटा दिमाग होता है? तो आंसर है ऐसा तो नहीं है। हमने बायोलॉजी पढ़ी है और बायोलॉजी में ऐसा तो नहीं पढ़ा कि कोई छोटा दिमाग बड़ा दिमाग। हमारे दिमाग के हिस्से तो होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। बट एक बच्चे ने लिखा है सर आज की वॉइस स्लो आ रही है, क्या ऐसा है? हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग के अंदर भी कोई छोटा दिमाग होता है? तो आंसर है ऐसा तो नहीं है। हमने बायोलॉजी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं, वॉइस तो ठीक है। मैं इससे ज्यादा वॉइस अगर तेज करूंगा ना तो फिर वो मतलब थोड़ी है ना, मतलब लाउड टाइप की लगेगी फिर, है ना। आप अपने डिवाइस की वॉइस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। मतलब हमारे एंड से जो वॉइस जा रही है ना वो एकदम परफेक्ट जा रही है, आपके एंड पे शायद कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सभी लोगों के मोबाइल फोन और सभी लोगों के कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते। तो आपके एंड पर है ना कोई चेंज या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, हमारे एंड से सेम डाटा ही आपके पास जा रहा है, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस लौट के। तो मैं ये कह रहा था कि नाना पाटेकर की जो मूवी का मैं सीन बता रहा था आपको, तो उसमें एक बच्चे के ना सिर पे वो थप्पड़ मारता है, तो उसमें बच्चा क्या कहता है कि साहब यहाँ पर नहीं मारने का, यहाँ छोटा दिमाग होता है। तो हमारे ब्रेन में वाकई में कोई छोटा और बड़ा दिमाग नहीं होता, वो मूवी में एक डायलॉग बनाने के चक्कर में ऐसा बोल दिया गया है। बट हमने बायोलॉजी पढ़ी है, हमें पता है कि दिमाग के पार्ट तो होते हैं, हिस्से होते हैं, बट छोटा बड़ा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो जो वहां डायलॉग बनाया गया मूवी के लिए, वो बात यहाँ है ना फिट बैठ सकती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहते हैं। तो ये सीपीयू का भी कोई छोटा दिमाग है, या सीपीयू के अंदर भी यानी दिमाग के अंदर भी कोई छोटा सा दिमाग बैठा हुआ है? तो आंसर है जी हाँ, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो इसीलिए ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, द मेन सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का वो मुख्य परिपथ जो सीपीयू को ही दिशा निर्देश दे रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो मतलब दिमाग के अंदर भी कोई छोटा दिमाग बैठा हुआ है जो इसे बताता रहता है कि तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये सब नोट कर लिया ना आपने? देखिए वैसे तो है ना नोट्स खुद से ही बनाने चाहिए, बट अगर आपका नोट्स बनाने का मन नहीं करता है तो आपको पता ही है मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी जानकारी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दी थी। वहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें यही सब चीजें लिखी हुई हैं। आप क्लास को देखने के बाद उस पीडीएफ फाइल से रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर कभी प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत पड़े तो निकलवा लेना, ठीक है। अब देखो, ये तो है ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि सीयू बेसिकली काम क्या करता है, सीपीयू सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, ठीक है। सीपीयू को दिशा निर्देश देता है, बट एक्चुअल में इसके कुछ फंक्शंस भी तो होंगे। तो आप नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। अब लिखिए फंक्शंस, यानी कि एग्जैक्टली सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है। देखो जी मैं समझाता हूं। एक डायग्राम है ना, हमें हमेशा याद रखना है जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। सारा डेटा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में स्टोर है। हार्ड डिस्क के बाद जब डेटा आगे की तरफ जाता है तो रैम में पहुंचेगा, और रैम से डाटा जब आगे की तरफ पहुंचेगा तो पहुंचेगा किसके पास? सीपीयू के पास, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास इनपुट के रूप में। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट जनरेट होगा जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस और नो? यस। अब फाइनली है ना सीपीयू के पास जो डेटा आता है, इसको है ना आई का मतलब होता है यहाँ पर इनपुट। तो सीपीयू के रिस्पेक्ट में ना ऐसा बोल देते हैं कि इनपुट आ रहा है, आउटपुट निकलेगा, है ना। इनपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट निकलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट एक्चुअली जो सीपीयू के पास डाटा आया है, या डेटा कह दीजिए, उसको है ना एक नाम से और भी जाना जाता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है वो मैं ना आपको बताऊंगा जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर हमारा शुरू होगा। वहां आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो नॉर्मली है ना अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि सीपीयू के पास जो भी डेटा आता है, जिसको हम इनपुट कहते हैं कि इनपुट जा रहा है सीपीयू के अंदर, तो वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, अनुदेश आ रहे हैं, हाँ बोल सकता हूं।
तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर जो सीयू है यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये सबसे पहले इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रीड करने का काम करता है। किसके लिए? सीपीयू के लिए। समझ में आ रहे हैं? अब यहां पर रीड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा है, रीड का हिंदी तो पढ़ना ही होता है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। रीड का मतलब एक तरीके से रिसीव करना है यहां पर। समझ में आ रहे हैं? मतलब कोई मेरे घर के दरवाजे पर आया है और मैंने उसे रिसीव किया, घर में अंदर बिठाया उसे, तो मैं इस बात को ऐसे भी कर सकता हूं कि मैंने किसी व्यक्ति को रीड किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि रीड करने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैं उसे पहचानता था और मैंने उसे अपने घर में बिठा लिया। अब ये नहीं है कि मैं उसे पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो रीड लिखा जरूर जाता है, बट इसका मतलब पढ़ना नहीं होता यहां पर। इसका मतलब होता है रिसीव करना, प्राप्त करना। तो सबसे पहला काम होता है कंट्रोल यूनिट का सीपीयू के पास आने वाले इंस्ट्रक्शंस को यानी अनुदेशों को रीड करना सीपीयू के लिए। नेक्स्ट होता है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है अनुदेशों को सीपीयू के मुताबिक बनाना है। इंटरप्रिटेशन आपने अंग्रेजी पढ़ी है तो आपने इंटरप्रिटेशन शब्द भी कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप समझ लो मुताबिक बनाना। जैसे कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग बदल रहे हैं या बना रहे हैं ताकि आपको वो चीज आसानी से समझ में आ जाए, तो उसी को इंटरप्रिटेशन के नाम से बोल देते हैं। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं अपने अनुसार बनाना, या केवल लिख लो अनुसार बनाना। समझ में आ गई बात या नहीं? किसी भी चीज को आप अपने अनुसार बना ले रहे हैं ताकि वो चीज आपके समझ में आ जाए, तो उसी को इंटरप्रिटेशन के नाम से बोल दिया जाता है। तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आई हैं अभी, उसे सीपीयू समझ जाए, इसलिए इंटरप्रिटेशन का काम भी कंट्रोल यूनिट ही करके देता है। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट आता है दैट इज एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि फाइनली अब इंटरप्रिटेशन हो गया है, सीपीयू को उठाकर ये डाटा दे दिया जाएगा और सीपीयू अब इसका आउटपुट बनाने की प्रोसेसिंग, आउटपुट बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात? ऐसे समझ लो कि सीपीयू के अंदर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आती है या डेटा आता है, डेटा ही इंस्ट्रक्शन है, तो उसको रीड करने का काम कंट्रोल यूनिट का है, उसको सीपीयू के लिए सीपीयू के अनुसार बनाने का काम कंट्रोल यूनिट का है, और फाइनली सीपीयू को आगे बढ़ाकर दे देना ताकि अब इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट बना दे। सीपीयू क्या कर दे? प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट बना के दे दे। तो इसको एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन के नाम से भी बोल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूशन का मतलब किसी काम का होना। तो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन और रीड इंस्ट्रक्शन, ये तीनों ही काम होते हैं कंट्रोल यूनिट के। अब सुनिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कंट्रोल यूनिट का इनमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके पास होंगे, उन चारों में ऑप्शन को देखकर आप आंसर टिक कर सकते हैं कि कौन सा सीयू का यानी कि कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है या नहीं है। समझ में आ गई बात? जैसे चार ऑप्शन दे दिए जाएं और कहा जाए कौन सा नहीं है, तो जो चौथे ऑप्शन पे कुछ भी लिखा हो वही नहीं होगा, क्योंकि सीयू के तो तीन ही फंक्शन होते हैं, रीड, इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब इसके बाद है ना हम आगे बढ़ेंगे और मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, सीपीयू के तीसरे भाग की, थर्ड पार्ट की। ये क्या होता है समझते हैं। हेडिंग डालिए एमयू। देखो बेटा, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, क्या इसका कोई हिंदी अनुवाद हो सकता है? नहीं, ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म्स को हिंदी में कभी नहीं लिखा जाता। आप इसको मेमोरी यानी स्मृति और यूनिट को इकाई ऐसे नहीं बोल सकते। मेमोरी यूनिट को मेमोरी यूनिट ही कहा जाएगा। बट हमारा अगला नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसका नाम भी इसी से मिलता जुलता होगा, मेमोरी यूनिट्स। उसे वहां पर हम बोल देंगे मेमोरी इकाइयां। तो ये दोनों में याद रखिएगा कि क्या मेमोरी यूनिट लिखा हुआ आ रहा है तो सीपीयू का तीसरा भाग है, और मेमोरी यूनिट्स लिखा हुआ आ रहा है तो वो उनकी बात चल रही होती है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट की। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। अब इस मेमोरी यूनिट का बेसिकली मीनिंग क्या है वो आप यहां पर नोट कीजिए। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है दैट इज सेट ऑफ रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स। हिंदी में कहा जाता है रजिस्टरों का समूह, रजिस्टरों का समूह।
अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि सर ये रजिस्टर क्या चीज होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रजिस्टर। देखो जी, रजिस्टर के लिए आप यहां पर लिखेंगे दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। हिंदी में कहा जाएगा फ्लिप फ्लॉप्स का युग्म। ठीक है जी, फ्लिप फ्लॉप्स का युग्म। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा सर ये फ्लिप फ्लॉप क्या चीज होती है, तो इसको भी लिखिए। बीते लास्ट ईयर एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लिप फ्लॉप एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था लास्ट ईयर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में। तो एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ आया था सिंगल बिट, नोट कीजिए, सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट, डेटा स्टोरेज यूनिट, हिंदी में ऐसे कहा जाएगा एकल बिट डाटा भंडारण इकाई, एकल बिट डाटा भंडारण इकाई। अब इस बात से हमें यह तो समझ में आ रहा है कि ये जो एमयू है, इस एमयू का मतलब है दैट इज सेट ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टरों का कोई समूह होता होगा। फिर रजिस्टर क्या है ये पता चल गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं। और फ्लिप फ्लॉप क्या है, सिंगल बिट का डाटा स्टोर करने वाली कोई यूनिट। अब ये भी आप यहां पर दिमाग में रखिएगा कि सिंगल बिट का बेसिकली मतलब क्या होता है। सिंगल बिट का मतलब होता है या तो सिंगल जीरो या सिंगल वन, ऐसा लिख लो, या तो जीरो लिखाओ या फिर वन लिखाओ, इसी को सिंगल बिट के नाम से बोल दिया जाता है। ये बात जब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तब भी स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सिंगल बिट शब्द इस्तेमाल करो या वन बिट शब्द इस्तेमाल करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप चाहें तो वन बिट शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका सिंपल सा मीनिंग है या तो जीरो या वन। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एक सिंगल जीरो को स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्लिप फ्लॉप नाम का एक यूनिट इस्तेमाल में लाया जाता है। और अगर आप वन को स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्लिप फ्लॉप नाम का एक यूनिट इस्तेमाल में लाया जाता है। ये बात हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है इसमें सारा का सारा खेल जीरो और वन का ही है। जीरो वन ही ट्रांसफर होते हैं, जीरो वन ही स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल जीरो को या एक सिंगल वन को स्टोर करने के लिए जो चीज बनी हुई है उसी को फ्लिप फ्लॉप के नाम से बोला जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर ये फ्लिप फ्लॉप एग्जैक्टली कैसे बनता है, आनी चाहिए ना, क्योंकि मेमोरी यूनिट का मतलब क्या है, रजिस्टर से बनी हुई कोई चीज, रजिस्टर का मतलब क्या है, फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई कोई चीज, और फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, एक सिंगल डाटा को स्टोर करने वाली यूनिट। बट ये किससे बनी होती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो बेटा इनसे नीचे भी एक शब्द होता है और वो है बेटा लॉजिक गेट्स। एक शब्द आता है लॉजिक गेट्स। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कितने लोगों ने अपनी जो पढ़ाई की है, चाहे वो 12th तक की हो, ग्रेजुएशन तक की हो, इन लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रखा है। लॉजिक गेट्स को लॉजिक सर्किट्स के नाम से भी बोला जाता है। और अगर आप इस नाम से नहीं समझ पा रहे तो एंड और नॉट नैंड नॉर ये नाम आपने सुने होंगे, इन्हीं को लॉजिक गेट्स के नाम से बोला जाता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको पढ़ रखा है पहले? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, ये तो अच्छी बात है। तो आप लोगों ने जिन्होंने इसके बारे में पढ़ रखा है लॉजिक गेट के बारे में, वो सब रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आराम से उनको समझाऊंगा इस बात को और आपको आराम से समझना है और समझ में भी आएगा अगर आप आराम से समझेंगे तो, ठीक है। तो बेटा देखो एक्चुअली हम क्या करेंगे, अब लॉजिक गेट से ही पढ़ना शुरू करेंगे। यानी लॉजिक गेट का मीनिंग क्या है किसी आईसी चिप के अंदर, वो समझेंगे सबसे पहले। फिर लॉजिक गेट जैसे ही समझ में आ जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप भी समझ में आ जाएगा हमको, फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। ये तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया कि ये सिंगल बिट का डाटा स्टोर करता है, बट इसको इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, वो मैं समझाऊंगा बाद में। फिर जब फ्लिप फ्लॉप समझ में आ जाएगा तो रजिस्टर समझ में आ जाएगा, और रजिस्टर समझ में आएगा तो फिर हमें सीपीयू का तीसरा भाग यानी कि मेमोरी यूनिट के बारे में भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? देखो आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले ना हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, इनका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, हिंदी नाम कोई नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा आप इनको लॉजिक सर्किट्स के नाम से, यानी कि लॉजिक परिपथ के नाम से इनको बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, लॉजिक गेट बेसिकली है ना एक परिपथ होता है जो आईसी चिप के अंदर बनाया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि ये कोई आईसी चिप है, जस्ट सपोज दैट ये एक आईसी चिप है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके है ना एक साइड पर यहाँ पर पिन होती हैं जिनको कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, और दूसरी साइड पर यहाँ पर पिन होंगी जिनको कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अटैच किया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है जी। मान लीजिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर किसी बस के थ्रू, ये क्या है? बस। बस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो बस के थ्रू कोई सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये सिग्नल मान लीजिए यहां से इधर जाना है, यहां से सिग्नल आ रहा है और इधर जाना है किसी दूसरे बस के थ्रू। भाई आईसी चिप अगर बीच में कहीं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई है तो उससे बसेस कनेक्टेड होती हैं। तो एक साइड से ना कोई सिग्नल आ रहा है और दूसरी साइड से सिग्नल निकल रहा है, तो यहाँ बीच में भी तो कुछ होगा, यहाँ पर भी तो बीच में अंदर कुछ होगा, यस और नो? तो यहाँ बीच में अंदर बने होते हैं सर्किट्स, यानी कि परिपथ, जिनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है और फाइनली दूसरी साइड से निकल जाता है। तो बीच में यहाँ पर जो परिपथ बने हुए हैं इस आईसी चिप के अंदर, वो बेसिकली लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट्स के नाम से बोले जाते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सीपीयू हमारी एक आईसी चिप है जिसके अंदर लाखों की संख्या में लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर्स होते हैं। बीते कुछ समय पहले ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि सीपीयू क्या कंसिस्ट करता है। वहां पर लॉजिक गेट नहीं पूछा था, केवल ऑप्शन में लिख के दिया था लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स, तो वो सही आंसर था। तो ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स, ये दो नाम याद रखिए, ये हर एक आईसी चिप के अंदर होते हैं, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे। सीपीयू जैसी आईसी चिप में ये इनकी संख्या लाखों में होती है। ठीक है जी। तो ये लॉजिक गेट का या लॉजिक सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझाता हूं। एक्चुअली है ना हमने कुछ परिपथ या सर्किट्स बनाए जिनके अंदर होके हमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराना था। तो हमने एक सर्किट बनाया और उसका नाम दिया एंड, एक सर्किट बनाया जिसका नाम रखा और एक सर्किट बनाया जिसका नाम रखा नॉट के नाम से। तो बेसिकली लॉजिक गेट में यही तीन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। यानी अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लॉजिक गेट के केस में बेसिक लॉजिक गेट्स किन्हें कहा जाता है, बेसिक लॉजिक परिपथ किन्हें कहा जाता है, तो आंसर होगा एंड और नॉट, यानी एंड और नॉट, ये तीनों के तीनों। अब इन्हीं तीनों लॉजिक गेट को मिलाकर है ना नए सर्किट्स भी बनाए गए। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि कोई दो अलग अलग चीजें हैं उनको मिला के एक तीसरी चीज बना ली जाए, तो इस तरीके से कुछ और लॉजिक गेट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि नैंड के नाम से। नैंड का मतलब है नॉट प्लस एंड, यानी कि एंड ये हो गया और ये वाला नॉट में से एन को यहां पर रख दो तो नैंड बन जाएगा। इसी तरीके से एक और लॉजिक गेट बनाया गया जो नॉर के नाम से है, इसका मतलब नॉट प्लस और होता है। फिर एक और लॉजिक गेट बनाया गया जिसको एक्सॉर कहते हैं। एक्सॉर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, यहां पर भी और लॉजिक गेट का ही कॉन्सेप्ट है। और फिर एक और बनाया गया है जिसको एक्स नॉर के नाम से बोलते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर के नाम से इसको बोला जाता है। समझ में आ गई बात? कई बार है ना आपको ये एक्सक्लूसिव और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि एक्स और ये एक्स नॉर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो बाद के हमने चार लॉजिक गेट बनाए हैं इनका नाम क्या है? इनको बोला जाता है 4 डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। डिराइव्ड शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को यूज करते हुए कोई नई चीज आगे बना लें। डिराइव करते हैं मतलब आगे लेके जाएं उसे। तो एंड और नॉट, इन तीनों लॉजिक गेट को मिलाकर हमने नए लॉजिक गेट बना लिए जिनका नाम है नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर। तो टोटल मिला के कितने लॉजिक गेट्स हो गए? टोटल मिला के ना 7 लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी आईसी चिप के डेवलपमेंट में। मतलब कोई भी अगर आईसी चिप बन रही है इस तरीके की, उस आईसी चिप के अंदर इन्हीं लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लॉजिक गेट है ना किसी आईसी चिप के अंदर होंगे, बट लॉजिक गेट होंगे। ऐसा हो सकता है कि हमने कोई आईसी चिप बनाई हो जो नैंड गेट पर आधारित हो, नैंड का इस्तेमाल करके बनाई गई हो।
कोई लॉजिक चिप कोई आईसी चिप ऐसी हो सकती है जिसमें नॉर का इस्तेमाल किया गया हो, है ना, इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे लॉजिक गेट एक ही आईसी चिप के अंदर डाल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, पर होगा इनका कॉन्सेप्ट जरूर। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इन सातों लॉजिक गेट को है ना थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि इनका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। देखो जी, सबसे पहले ना हम एंड लॉजिक गेट की, अच्छा मैं इनको पढ़ाऊं उससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, वो और समझ लीजिए। ये जो नॉट लॉजिक गेट यहां पर लिखा हुआ है, इसके आगे लिख लीजिए इन्वर्टर। ऐसा एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि इनमें से इन्वर्टर किसे कहा जाता है कंप्यूटर में, तो आंसर है नॉट लॉजिक गेट को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉट नाम का जो लॉजिक गेट है, इसका डायग्राम बेसिकली ऐसे बनता है, इस तरीके से। तो अगर आप इसे इनपुट में, ये हो गया इसका इनपुट, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए ये आउटपुट निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसे इनपुट में 1 देंगे तो ये 0 निकालेगा, और इनपुट में 0 देंगे तो ये 1 आउटपुट निकाल के देगा, इसीलिए इसको इन्वर्टर के नाम से बोला जाता है। ये इन्वर्टर नाम उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे हमारे घर में भी तो इन्वर्टर होता है, हमारे घर में रखा हुआ जो इन्वर्टर है वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है। जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ रही होती है, यानी जिसे बिजली आना कहा जाता है, तब उस बिजली पावर सप्लाई को बोलते हैं बेटा एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में मैंने क्लास की शुरुआत में भी आपको बताया था, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है इन्वर्टर, ये है मान लीजिए हमारे घर में लगा हुआ इन्वर्टर, और आपको पता होगा कि इन्वर्टर के साथ है ना हमारे घर में एक बैटरी जुड़ी होती है, बैटरी लगाई जाती है इन्वर्टर के साथ, कई बार ऐसे एक साथ भी बोलते हैं इन्वर्टर बैटरी। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है यानी एसी, ये इन्वर्टर क्या करता है, उसको डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलकर बैटरी में स्टोर कर देता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कट होती है, यानी जिसे बिजली चले जाना कहा जाता है, उस समय पर है ना बैटरी में स्टोर ये डीसी जो होता है यानी डायरेक्ट करंट, इसको फिर से एसी में बदलने का काम कर देता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप इसे नोट कीजिए यहाँ तक, तब तक है ना मैं एक छोटी सी कॉल अटेंड कर लूँ, मैनेजमेंट टीम की कॉल आ रही है, बस 2 मिनट लगेंगे।
वॉइस क्लियर है? सबसे पहले मैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बोलूंगा, माफ कीजिएगा कि क्लास को बीच में डिस्टर्ब करना पड़ा मेरे को। वैसे आपने नोटिस किया होगा मैं क्लास के बीच में ना कॉल वगैरह उठाता नहीं हूँ किसी का, बट केवल मैनेजमेंट टीम की अगर कॉल आती है किसी बैच को लेकर, क्लास को लेकर, तो वो सब है ना फिर बीच में उठाना पड़ता है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आगे से क्लास किसी कॉल की वजह से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पर लौट के। तो मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में ना हमारे घर में जो इन्वर्टर बैटरी वगैरह रखा होता है ना, वो भी इसका काम ऐसे ही होता है लगभग, यानी कि एसी यानी ऑल्टरनेटिंग पावर करंट को वो डीसी में बदलता है, और जब बिजली चली जाती है तो उस केस में डीसी को फिर से एसी में बदलकर हमारे घर में फ्लो करा देता है। तो यहाँ पर भी तो हमें कुछ कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा। यानी अगर यहाँ बीच में कोई इन्वर्टर रख रखा है हमने, तो इसके पास अगर एसी पावर सप्लाई आ रही है तो ये उसको डीसी में बदल रहा है, और अगर डीसी पावर सप्लाई हम इसको देंगे तो वो एसी में बदल देगा। तो उसी तरीके से अगर आप इस नॉट लॉजिक गेट को या इस परिपथ को जीरो इनपुट में देते हैं तो वो वन बना देगा अपने आप, और वन देंगे तो जीरो बना देगा, इसलिए इसको नाम दिया गया इन्वर्टर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें से इन्वर्टर किसे कहा जाता है। इसके बाद है ना ये दो लॉजिक गेट और है, यानी कि नैंड नॉर। इन दोनों लॉजिक गेट के आगे आप एक कॉमन शब्द लिखिए, दैट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्या इसको हिंदी में भी कुछ कहा जाएगा? नहीं, हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से ही बोला जाता है। बट क्यों? आपने ना क्रिकेट में एक शब्द सुना होगा ऑलराउंडर। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर अपने टाइम पर रहे और उन्हें ऑलराउंडर के नाम से ही बोला जाता था। मतलब बैटिंग तो बढ़िया थी उनकी, बट अगर कभी उन्हें बॉलिंग भी दी गई तो बॉलिंग भी अच्छी करते थे और फील्डिंग तो बढ़िया करते थे, तो इसलिए उनको ऑलराउंडर के नाम से बोला गया। ऐसे ही समझ लीजिए कि दो लॉजिक गेट ऐसे हैं इन सातों में जिनको ऑलराउंडर कह सकते हैं। अब ऑलराउंडर शब्द की जगह यहाँ पर यूनिवर्सल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग यह है बेटा कि इस लॉजिक गेट से यानी कि नैंड से, ऐसे समझ लो इन सातों में दो आदमी है, ये एक आदमी का नाम है नैंड और एक आदमी का नाम है नॉर। तो अगर एक आदमी नैंड के नाम से है और इससे ये कहा जाए कि तुम एंड वाला काम कर सकते हो, तो ये कहेगा हाँ कर लूंगा। और वाला काम कर सकते हो? हाँ कर लूंगा। नॉट का कर सकते हो? कर लूंगा। इससे कहा जाए कि नॉर का भी कर सकते हो? हाँ कर लूंगा। एक्सॉर का, एक्स नॉर का, किसी का भी काम कर सकते हो? हाँ कर लूंगा। यानी कि जो काम है ना ये बाकी के लॉजिक गेट करते हैं, वही काम अकेला नैंड भी कर सकता है। ऐसे ही नॉर नाम के एक आदमी से पूछा गया कि क्या तुम है ना एंड वाला काम कर सकते हो जो ये काम करता है? हाँ ये कर लूंगा। और का, नॉट का, नॉर से पूछा गया नैंड का भी कर सकते हो? हाँ इसका भी कर दूंगा। एक्सॉर का, एक्स नॉर का? हाँ। यानी कि नॉर अकेला बाकी छह का काम भी कर सकता है, जिस प्रकार नैंड अकेला बाकी छह का काम कर सकता है। तो इसीलिए इन दोनों लॉजिक गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से जाना जाता है या बोल दिया जाता है। तो एग्जाम में बस इतना ही पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से होते हैं, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब एक एक करके ना इन लॉजिक गेट के बारे में मैं आपको समझाता हूं, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, और इसको आगे देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले हेडिंग डालिए एंड लॉजिक गेट के बारे में समझते हैं। हेडिंग डालिए एंड लॉजिक गेट। देखो एंड लॉजिक गेट का ना अपना एक डायग्राम भी होता है समझने के लिए। कुछ इस तरीके से ये बनाया जाएगा जिसमें ए और बी दो इनपुट हैं और सी हमारा आउटपुट होता है। तो यहां पर लिख लीजिए ए और बी इनपुट है और सी आउटपुट है। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि ये बिजली के दो तार हैं। आपने देखा है अगर आपके पास कोई बल्ब है ना, जिसको आपने एक होल्डर में लगा रखा है और फिर उसमें से तार से एक प्लग जोड़ लिया आपने, और उस प्लग को जैसे स्विच बोर्ड में लगाते हैं, प्लग की दो पिन को स्विच बोर्ड में लगाते हैं, वो बल्ब जलने लग जाता है ना। या फिर किसी बल्ब को सीधे एक तार से जोड़ लो, है ना, या एक तार जिसमें प्लग लगा हुआ है उससे जोड़ लो और फिर बोर्ड में लगा दीजिए और बल्ब ऑन हो जाता है, जल जाता है, जलने लगता है। तो ऐसे समझ लो कि यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और ये है वो दो तार जिसे आपने बिजली के बोर्ड में लगा दिया। अब जैसे बिजली के बोर्ड में लगाओगे आप, यहां पर बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये हो गए दो इनपुट और यहां पर हमें फाइनली आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। देखिए अगर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें
तो उनमें ना ये लॉजिकल एक्सप्रेशन और आगे की चीजें भी पूछी जा सकती है, वरना ज्यादातर केस में ना इन लॉजिक गेट के नाम और जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए उतने ही पूछते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, ये कंप्यूटर स्पेशल बैच है और कंप्यूटर स्पेशल बैच में ना हमें सभी का ध्यान रखना है, यूपी का भी ध्यान रखना है, एमपी का भी ध्यान रखना है। तो एक कॉमन सिलेबस मेरे को यहाँ पर कराना होता है, इसलिए मैं इन सभी लॉजिक गेट के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट अगर किसी को लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल टाइप का हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो वो चाहें तो इन लॉजिक गेट के नाम और एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, बाकी डायग्राम तो कभी आता नहीं है। और एक चीज मैं यहाँ पर और समझाऊंगा, ट्रुथ टेबल, उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी को ये चीजें ज्यादा टेक्निकल लगें तो केवल और केवल लॉजिक गेट का नाम और लॉजिकल एक्सप्रेशन को याद रखना, बाकी चीजें छोड़ देना। क्योंकि 4 चीजें होती हैं, पहला चीज तो ये हो गई नाम, दूसरा चीज हो गई डायग्राम, तीसरा चीज हो गई लॉजिकल एक्सप्रेशन, और चौथी चीज यहाँ जो आएगी अभी, उसे ट्रुथ टेबल के नाम से बोला जाता है, जिसको हिंदी में सत्यता सारणी भी बोलते हैं। ऐसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी है ना तार्किक अभिव्यक्ति के नाम से बोला जाता है, तार्किक अभिव्यक्ति। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां पर है ना आपको बता दूं 2 स्टार बना के कि ये तो है ना 2 स्टार का मतलब ये नाम ध्यान रखना है और लॉजिकल एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, ये दोनों चीज तो सभी को याद करनी है। बट अगर कोई थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहे तो डायग्राम को भी याद रखिएगा और ट्रुथ टेबल को भी याद रखिएगा, ठीक है जी। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे जाने तो इनको पूरा पढ़िएगा। तो पहली चीज तो हो गई नाम, दूसरा हो गया डायग्राम, तीसरा हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन, और वो होता है कुछ इस तरीके से, C = A.B। अब यहां पर जो डॉट है ना, वो कोई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है, वो एक केवल सिंबल है, बस केवल और केवल सिंबल है, यानी कि एक प्रतीक या चिन्ह। क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह कोई और सिंबल रख लिया जाता, बट डॉट रखा गया है तो ठीक है, वही मानना पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक। तो ये याद रखना है। इसके बाद है ना ट्रुथ टेबल, यानी कि सत्यता सारणी, कि ये काम कैसे कर रहा है लॉजिक गेट, इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। A और B हमारे 2 इनपुट हैं और C हमारा आउटपुट है। जब हमारे पास 2 इनपुट होते हैं तो उस 2 इनपुट के इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास 2 इनपुट हैं, 0 और 1, ठीक है ना, 0 और 1। इस 0 और 1 से इनपुट के कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हो, 2-2 वाले। या फिर ऐसे समझ लो और सिंपल तरीके से कि आपके पास 2 डब्बे हैं, ठीक है, इन दोनों डब्बों में आपको 0-1 को फिट करना है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ। कैसे करोगे? देखो पहला केस तो ये बन सकता है कि आप दोनों जगह पे 0-0 फिट कर दो, मतलब 0 और 1 का ही इस्तेमाल करना है आपको, बट 2 डब्बों के अंदर केवल। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी ना कि आप दोनों जगह पे 0-0 पुट कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आप एक में 0 और एक में 1 पुट कर दो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आप यहां पर 1 और एक में 0 पुट कर दीजिए, और चौथी पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, जैसे आपने दोनों जगह पर 0-0 पुट किया है वैसे ही आप दोनों जगह पर 1-1 पुट कर दो। यानी अगर हमारे पास इनपुट के लिए 2 वैल्यू हैं, 0 और 1 केवल, और इनके 2-2 के इनपुट कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं, तो मैक्सिमम 4 इनपुट कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अब यहां पर 2 की पावर का यूज कीजिए। आपको पता है कि कंप्यूटर में है ना हर जगह पर 2 की पावर n का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 की पावर n में है ना यहां पर n की वैल्यू देखो, देखो आप हर बार कितने कितने बिट यहां पर रख रहे हो, 2-2 बिट रख रहे हो, मतलब 0-1 का यूज करना है आपको, बट हर बार 2-2 बिट रख रहे हो ना, तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 4। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यानी अगर कभी आपसे ये कहा जाए 0-1 का इस्तेमाल करो, बट 0-1 के है ना जो कॉम्बिनेशन है वो 3-3 के बनाइए, तो आप 3 बार 0 रख सकते हो। फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 कर दो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन और बढ़ा सकते हो, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा कि 2 की पावर n में वैल्यू हो जाएगी 3, तो आंसर आ जाएगा 8। यानी कि अगर आप 3-3 के 0-1 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस तरीके से हम आगे का आइडिया लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात?
तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 0 और 1 है, दो ही वैल्यू हैं केवल, और इनके दो दो के कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाने हैं तो मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और वो होंगे दैट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसका आउटपुट चाहिए, कहने का मतलब ए और बी की वैल्यू यहां पर रखिए और सी में हमें फाइनली आउटपुट चाहिए। तो इस केस में आउटपुट यहां आता है 0, यहां आएगा 0, यहां पर भी आएगा 0 और यहां आएगा 1। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल है ना मल्टीप्लिकेशन वाला ही हो गया, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन जैसा सिंबल है। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल कंडीशन टाइप की है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो मान लीजिए आपको खेलना है, समझना इस बात को, मैं केवल एंड लॉजिक गेट में इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे के लॉजिक गेट को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनना, ये लॉजिकल कंडीशन कैसे काम करती हैं। जैसे मान लो आपको खेलना है, अब खेलने के लिए दो चीजें आप पहले से सोच के बैठे हुए हो। मान लो फुटबॉल खेलना है आपको, तो फुटबॉल खेलने के लिए ना दो चीजें आप सोच के बैठे हुए हैं। पहली बात कि आप है ना बारिश हो रही होगी तभी खेलने जाएंगे, और दूसरी बात आपका दोस्त आ जाएगा तभी खेलने जाएंगे। ये आपने मन में बिठा लिया। इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर नहीं फुलफिल हुई तो आप खेलने नहीं जाओगे। तो ये समझ लो कि रेन हो रही है यानी कि बारिश, यहां पर रेन लिख लो, और यहां पर लिख लीजिए फ्रेंड यानी कि आपका दोस्त। ठीक है जी, जब बारिश होगी और दोस्त आएगा तभी आपको खेलने जाना है। अब सुनना जरा, मान लीजिए बारिश नहीं हो रही, कुछ देर के लिए 0 को मान लीजिए नो या फॉल्स कह दीजिए और 1 को ट्रू कह दीजिए। मैं यहां लिख देता हूं, 1 को आप यहां पर ट्रू लिख लीजिए और 0 को आप यहां पर फॉल्स लिख लीजिए। समझ में आ गई बात? यानी कि 1 हमारा हाँ है और 0 हमारा ना है। तो अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है और दोस्त भी नहीं आया तो क्या आप खेलने जाओगे? नहीं, खेलने नहीं जा रहे। मान लीजिए कि अगर बारिश नहीं हो रही है और दोस्त आ गया तो भी क्या खेलने जाओगे फुटबॉल? नहीं जा रहे भाई, बारिश में ही तो खेलना था दोस्त के साथ, कंडीशन तो पहले ही बना के बैठे हुए हैं। अगर मान लो बारिश हो गई और दोस्त नहीं आया तो भी क्या खेलने जाओगे? नहीं, अब भी नहीं जा रहे, क्योंकि बारिश होनी चाहिए और दोस्त भी आना चाहिए तभी खेलने जाएंगे। तो देखो बारिश हो रही है और दोस्त भी आ गया, हाँ जी हाँ, अब खेलने जाएंगे फुटबॉल बारिश में। तो इस तरीके की लॉजिकल कंडीशंस बनाई जाती है कंप्यूटर के अंदर, जिनसे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो यहां पर जो बीच में सिंबल है डॉट वाला, वो कोई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है, वो एक केवल सिंबल है, प्रतीक है, एक चिन्ह है बस, जो कि डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये नोट करने की जरूरत नहीं थी, केवल और केवल ट्रुथ टेबल को आप यहां पर नोट कर सकते हैं। अब सुनिए जरा ध्यान से कि जिन लोगों के एग्जाम में अगर मान लो ये लॉजिक गेट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं PYQs में यानी प्रीवियस ईयर पेपर में, तो वो इस ट्रुथ टेबल को याद रखिएगा। बट ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है? तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंड लॉजिक गेट के केस में, सभी लोग ध्यान से सुनना, एंड लॉजिक गेट के केस में अगर आपका इनपुट एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि यहां पर 0 है, यहां 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0, यानी कि इनपुट दोनों एक दूसरे से भिन्न है यानी अपोजिट है, तो आउटपुट क्या मिलता है? तो आंसर होगा 0 या फॉल्स भी आप इसे कह सकते हैं। वैसे कंप्यूटर में 0 को फॉल्स भी बोलते हैं, 0 को लो भी बोलते हैं, ठीक है, और 0 को ऑफ भी कहा जाता है। 3 नाम से बोल सकते हैं, फॉल्स, ऑफ और लो। ऐसे ही है ना, 1 को कंप्यूटर में ना ट्रू भी कहा जाता है, हाई भी कहा जाता है और ऑन भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है इस पर, कि अगर एंड लॉजिक गेट के केस में दोनों इनपुट अगर एक दूसरे से अपोजिट हैं यानी कि भिन्न है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिलेगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बना लो, एंड लॉजिक गेट के केस में अगर दोनों इनपुट हमारे 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एंड लॉजिक गेट के केस में अगर दोनों इनपुट हमारे 1 है या ट्रू हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो 1 मिलेगा या ट्रू मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। नोट कीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए।
तो फाइनली है ना हमें समझ में आ गया कि अगर हम लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है। तो मैं फिर से बता दूं आप सभी लोगों को कि जो लोग है ना मतलब बहुत थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा उन्हें टेक्निकल लग रहा है, तो एक तो नाम और एक लॉजिकल एक्सप्रेशन तो सभी लोग याद कर लेना। और वो लोग जिनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह में, है ना, या अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के कुछ नहीं पता, कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो फिर है ना आप देखना कि 1 2 3 4 इन चारों चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब है ना आगे के जितने भी जो लॉजिक गेट हैं उनको जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगा। ठीक है, उनको जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख लेते हैं और आप भी नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट लिखिए और लॉजिक गेट। ठीक है, और लॉजिक गेट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। 2 इनपुट होंगे और ये बनता है ऐसे करके। ठीक है, ए और बी यहाँ पर इनपुट हैं और सी हमारा आउटपुट है। और लॉजिक गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो होता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी के रूप में। तो मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर प्लस का मतलब प्लस नहीं है, जोड़ नहीं रहे हम, यहाँ पर प्लस का मतलब भी एक सिंबल है, एक प्रतीक या चिन्ह है केवल। ठीक है, कंडीशन वैसी बनेंगी जैसे अभी मैंने बारिश और दोस्त वाली बताई थी, बट यहाँ पर जो आउटपुट है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे 0 0 पर 0 मिलता है, 0 1 पर 1 मिलता है, 1 0 पर भी 1 मिलता है और 1 1 पर भी 1 मिलता है। ये है और लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब इसके बाद है ना हम अगले एक और लॉजिक गेट की तरफ बढ़ेंगे, उसे कहते हैं नॉट गेट। हेडिंग डालिए, नॉट गेट। नॉट गेट का ना लॉजिकल डायग्राम अभी मैंने बना के दिखाया ही था आपको। इसमें है ना डायग्राम कुछ ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए बार या फिर ए डैश ऐसे लिखा जाता है। ए बार या ए डैश है ना, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, गणित जब आप पढ़ते हैं ना तो वहां पे भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी वैल्यू का ए बार या ए डैश अगर आपको चाहिए मतलब उसका अपोजिट चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो भी ऐसे लिखा जाएगा, ए की वैल्यू आपको नॉट गेट में अपोजिट मिलेगी, और जो सत्यता सारणी है वो भी ऐसे ही बनाई जाएगी। यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पर लिखिए ए बार या ए डैश। ठीक है भाई, अगर आप 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका नॉट लॉजिक गेट। इसके बाद है ना मैंने आपको लिखवाया नैंड लॉजिक गेट। ठीक है, नैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें नॉट के साथ एंड को जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा नैंड लॉजिक गेट। लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका बनेगा कुछ इस तरीके से। पहले तो आप बना लीजिए एंड लॉजिक गेट और उसमें यहां पर नॉट लगा दीजिए। नॉट का मतलब गोला, इसी को बोलते हैं नॉट। तो ए और बी हमारा यहाँ इनपुट हो गया और सी हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, सी इज इक्वल टू, पहले तो एंड का लिख लो, एंड का लॉजिक एक्सप्रेशन यही लिखवाया था, और इसके ऊपर बार लगा दो यानी कि अपोजिट। तो चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे फिर ऐसे लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ए डॉट बी का बार या ए डॉट बी का होल डैश ऐसे बोला जाएगा। नैंड लॉजिक गेट का लॉजिक ट्रुथ टेबल ऐसे बनेगा। पहले आप है ना एंड का टेबल बना लो। एंड का क्या बना था, 0 0 की वैल्यू 0 आई थी, 0 1 की वैल्यू 0 आई थी, 1 0 की वैल्यू 0 आई थी और 1 1 पे वैल्यू 1 आई थी। तो ये हो गया बेटा एंड का, है ना। अब बनाना है आपको नैंड का। तो नैंड क्या होता है, एंड का अपोजिट, उल्टा, यानी कि जो सी आउटपुट आया इसका सी का डैश आपको चाहिए। तो बस जो यहां लिखा है उसका अपोजिट लिख दो। यहां 0 है तो 1 आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा और 1 है तो 0 आ जाएगा। यानी मोटा मोटा नैंड का जो आउटपुट है वो हमें सी डैश या सी बार के रूप में वहां लास्ट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है जी, समझ में आ गया। अब लिखिए, इसके बाद आता है नॉर लॉजिक गेट। नॉर लॉजिक गेट का मतलब होता है कि और लॉजिक गेट में आपने नॉट को जोड़ दिया है। डायग्राम बदल लो, पहले बनाइए और का डायग्राम और यहां पर नॉट लगा दीजिए, बन गया नॉर।
ए और बी इनपुट है और सी हमारा आउटपुट है। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, यानी कि तार्किक अभिव्यक्ति C इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार, या फिर आप इसको ए प्लस बी का होल डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो ऐसे बनेगी। क्वेश्चन तो समझ गए ना, ट्रुथ टेबल पर बेस कैसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर लिखो ए और बी हमारे इनपुट हैं, सी हमारा आउटपुट है। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट क्या आया था 0 1 1 1, किस केस में, और के केस में। अब आपको निकालना है नॉर, तो नॉर क्या होता है, और का अपोजिट। तो जहां 0 है उसका 1 कर दो और जहां 1 है उसका 0 कर दो। ये आ गया आपका नॉर का आउटपुट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद लिखिए एक्सॉर का आउटपुट। एक्सॉर का मीनिंग क्या है, देखो एक्सॉर को है ना एक्सक्लूसिव और के नाम से भी बोला जाता है, यानी मोटा मोटा और लॉजिक गेट ही है, बट उसे थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल पर आगे लेके गए हैं। ठीक है, तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहां पर कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दिया जाता है इसका। ये ए और बी हमारे इनपुट हैं और सी हमारा आउटपुट होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर C इज इक्वल टू ए, और देखो यहां पर क्या करते हैं, प्लस का साइन और उसके ऊपर एक गोला लगा देते हैं। ये होता है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्योंकि मैंने देखो पहले ही बोला ना कि यहाँ जो बीच में सिंबल लगे हुए हैं ये कोई मैथमेटिक्स वाले सिंबल नहीं है, जैसे कि डॉट या प्लस का साइन, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिर ये वाला सिंबल कहाँ होता। तो ये केवल एक सिंबल है, बस प्रतीक या चिन्ह इन्हें कह सकते हो हिंदी में। ठीक, जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है C इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पर, यानी कि सत्यता सारणी पर, और ये बनेगी कुछ ऐसे। ए और बी हमारे इनपुट हैं और सी हमारा आउटपुट होगा। तो इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, है ना। तो यहाँ जो आउटपुट आता है उसमें ऐसे आएगा, दोनों 0 होंगे तो भी 0 आंसर आएगा, दोनों 1 होंगे तो भी आंसर 0 आएगा। अगर इनपुट हमारे एक दूसरे से अपोजिट हैं, यानी 0 1 है या 1 0 है, तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज दोनों 0 या दोनों 1 पर आंसर 0 ही आता है। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है जी, समझ आ गई बात। अब आगे देखो, इसके बाद है ना एक लास्ट लॉजिक गेट और बचता है जिसका नाम है एक्स नॉर। ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव नॉर के नाम से भी बोला जाता है, यानी मोटा मोटा आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि नॉर लॉजिक गेट को हम एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके गए हैं। तो इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, दो इनपुट देने हैं, ये ऐसे और बनाना और यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। ये हो गया आपका ए और बी इनपुट और सी हो गया आउटपुट। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है इसका, C इज इक्वल टू ए, सर्किल बनाइए, बीच में डॉट लगा दीजिए, ऐसे लिखते हैं। तो ये भी एक सिंबल हो गया। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा आएगा C इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी, और लिखना है इसको तो C इज इक्वल टू ए डैश बी डैश प्लस ए बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो ट्रुथ टेबल यहाँ पर लिखी जाएगी वो ऐसे बनेगी, ए और बी हमारे इनपुट्स हैं, सी हमारा आउटपुट है। इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 होंगे, और यहाँ आंसर आएगा या आउटपुट आएगा 1 0 0 1। ठीक है जी, यानी कि अगर एक्स नॉर लॉजिक गेट के केस में अगर हमारे दोनों इनपुट 0 या दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आंसर 1 आएगा, अपोजिट इनपुट्स पर आउटपुट 0 आता है। यानी कि अगर हमारे इनपुट में 0 1 या 1 0 हो तो 0 आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये होता है लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट है तो इम्पोर्टेंट ही, कभी भी पूछा जा सकता है, बट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट भी है। बट अगर किसी को थोड़ा सा ये टफ लग रहा हो तो दो चीजें जैसे कि मैंने बताया उनको याद कर लेना बस, एक नाम और एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये देखने को मिल सकता है।
डायग्राम पूछे नहीं जाते, और ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन है ना बहुत रेयरली किसी के एग्जाम में कभी पहले पूछे गए हों तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, याद कर लेना। देखो सब है ना आपके ऊपर होता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हमसे पूछे जा रहे हैं, हम उनमें से किसी ऐसा कोई एक चैप्टर जो हमसे समझ में नहीं आता, हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम उसे छोड़ भी देते हैं कई बार। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उस डिफिकल्ट चैप्टर के पीछे पढ़े जा रहे हैं, वो भी हमसे ढंग से हुआ नहीं, और जो बाकी के चैप्टर हम ढंग से कर सकते थे उनका भी रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो तो फेल वाली कंडीशन हो गई ना, कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा है ना आप अपना इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके से रखिए, अपनी बुद्धिमानी इस तरीके से रखिए कि जो चीज अगर आपको लग रही है कि बहुत टफ हो रही है तो आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी जो आसान चीजें हैं उनको भी अगर आप नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मेरे को और जानने की जरूरत है और मेरे को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज मेरे को टफ लग रही है तो उसे छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। ठीक है, ये सब बातें है ना मेरे को देखो भाई इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि ये कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बोला था कि आपने शायद ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ा होगा, और ये अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ रहा है। और जो सरकारें हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, या सरकारें कह दो, ये अपने एग्जाम में ना कंप्यूटर को इसीलिए लेके आ रही हैं, एक तो टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि आप है ना इन चीजों से अवेयर रहिए। अगर आप किसी डिपार्टमेंट पे भी सेलेक्ट होंगे, कोई भी डिपार्टमेंट में लग जाओ आप, आपको काम कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। तो जिस कंप्यूटर पे आपको काम करना है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है आपको कि साहब काम ऐसे होता है, कंप्यूटर ऐसे चलाया जाता है, उसे ये भी नहीं पता हो। समझ रहे नहीं। खैर ऐसा बहुत कम होता है कि आज के समय कोई कंप्यूटर को चलाना भी नहीं जानता हो, क्योंकि लगभग सभी लोग जान ही जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी है ना उनकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, उस पर कैसे काम किया जाता है, ईमेल वगैरह कैसे भेजे जाते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे कैसे काम किया जाता है ना, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए है ना ये सब्जेक्ट आज की डेट में हर एक एग्जाम में जोड़ दिया गया है। कुछ ही पर्टिकुलर एग्जाम शायद बचे होंगे जिनमें नहीं पूछा जा रहा होगा, या फिर उनमें भी एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात देखो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, जीएस, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बचपन से तो इन सभी चीजों को सभी लोग कर लेते हैं। तो जो भीड़ आती है ना, उस भीड़ को किसी ना किसी सब्जेक्ट से पीछे किया जाए, छांटा जाए, शायद इस वजह से भी कंप्यूटर सब्जेक्ट को अब हर जगह कंपलसरी कर दिया जा रहा है, जैसे कि एसएससी में हुआ लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम है ना एसएससी के मेंस में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया, और क्वालिफाई करना जरूरी है ये बोल दिया है, वरना कितना भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस पढ़ लो आप सब बेकार हो जाएगा, कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ तो। और मैंने जैसा कि है ना अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी की सिलेबस की जो वीडियो बनाई है, वहां पर मैंने मेंशन भी किया है कि पूरी एसएससी की टोटल पोस्ट में करीब करीब 6 या 7 पोस्ट ऐसी हैं, 7 पद ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर के मार्क्स भी कंसीडर किए जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, बट जिनके मार्क्स कंप्यूटर के सेक्शन में ज्यादा आए होंगे उनको वो पोस्ट पहले दी जाएंगी, तो एक प्रायोरिटी भी बन रही है वहां पर। ठीक है, तो आई होप सो है ना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को और आज की सभा को फिर यहीं समाप्त कर देते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं। ठीक है बेटा, तो थ्योरेटिकल क्लास का समय होता है अब समाप्त, अब समय शुरू होता है आपके डाउट सेशन का। पूछिए क्या डाउट है, कोई भी डाउट हो आपका, अब इस टॉपिक से रिलेटेड भी हो या इस टॉपिक से हटके भी हो, आप मेरे से जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। देखो अब ये लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, इसी से आगे फिर समझेंगे फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट। फ्लिप फ्लॉप समझ में आ जाएगा तो फिर रजिस्टर का कॉन्सेप्ट, और जैसे ही रजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, उसके बाद है ना हमें सीपीयू का तीसरा भाग पता चल जाएगा जिसका नाम है मेमोरी यूनिट, वो क्या होता है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। मतलब मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि हम नीचे की तरफ से जा रहे हैं,
लॉजिक गेट, फिर फ्लिप फ्लॉप, फिर रजिस्टर, फिर एमयू। ठीक है, सीपीयू खत्म होने के बाद, जो कि अगली क्लास में खत्म हो भी जाएगा, इसके बाद कुछ छोटे मोटे से पॉइंट और बचे हुए हैं, और वो आई होप सो कि कल की नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे और हमारा ये चैप्टर भी कल खत्म हो जाएगा, आई होप सो, जहां तक मुझे अंदाजा है। ठीक है, चलिए। एक बच्चे ने पूछा सर एसएससी जीडी का फॉर्म कितने ईयर से डाल सकते हैं। देखो एसएससी जीडी वगैरह की है ना, अभी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि एसएससी जीडी वगैरह में ना कंप्यूटर आता नहीं है, तो जीडी वाला जो जो सेक्शन है वो उसकी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब पर्सनली ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं ध्यान भी दे दूंगा। तो ये है ना, आप उनसे पूछेगा जो जैसे मैथ पढ़ा रहे हो, एसएससी की मैथ पढ़ा रहे हो, या एसएससी की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, एसएससी की जीएस पढ़ा रहे हैं, उन सभी टीचर्स को ये बात पता होती है। समझ में आ रही है बात? एक्चुअली बात यह ना कि एसएससी के जो एग्जाम है उसमें एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो एग्जाम है उनमें है ना, अभी कंप्यूटर को मेंस के पेपर में कंपलसरी कर दिया गया है, तो उनकी जानकारी तो मेरे को है, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन भी मैं अब देख रहा हूं। ठीक है, वही बात है ना कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आपको उधर की नॉलेज ज़्यादा रहती है, और वो एरिया जहां आप नहीं टीच कर रहे हैं या कोई नोटिफिकेशन ही नहीं देखते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होती है या क्लियर नहीं होती है। तो मैं ऐसा है ना, आपको कुछ मिस गाइड नहीं करूंगा, क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी का फॉर्म कितने ईयर से डाल सकते हैं, ये आपको एसएससी की जो मैथ पढ़ाते हैं ना या जीएस पढ़ाते हैं वो टीचर आपको क्लियरली बता देंगे, या गूगल पे सर्च कर लेना, या मैं देख के बता दूंगा। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर लड़की के लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। देखिए, लड़कियों को है ना, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कौन सी बेस्ट जॉब बेस्ट होती है, वो तो किसी भी जॉब के लिए जा सकती है ना। आजकल है ना, आप देखते ही हो कि कौन सा फील्ड नहीं है जहां पर लड़कियां नहीं जा रही हैं, सभी फील्ड में तो लड़कियां है ना जॉब ले रही हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रही हैं, डिफेंस में जा रही हैं, टीचिंग में जा रही हैं, सभी सेक्टर्स में तो आपको लड़कियां देखने को मिलती हैं। अब आप देखो ना कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको बिल्कुल सिंपल सादा जॉब करनी है तो टीचर बन जाइए। टीचर लड़कियों के लिए सबसे बेसिक जॉब होती है। आप जाइए सुबह सुबह स्कूल जाइए, पढ़ाइए बच्चों को, दोपहर तक वापस आ जाओ घर में। ठीक है ना? तो फिर आप खुद से भी सोचिए ना कि कौन सी जॉब है ना हम मेरे को ज्यादा सही लगती है, मेरे कंफर्ट में रहेगी, तो ये खुद से भी सोचना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा कि लड़कियों के लिए यही वाली जॉब बेस्ट है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लड़कियों के लिए प्राइवेट जॉब बेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। अगर किसी लड़की का गवर्नमेंट सर्विस में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो फिर वो प्राइवेट में जा सकती है। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप नौकरी नहीं करना करोगे, प्राइवेट में कर लो। बट लोग सरकारी नौकरी की तैयारी और सरकारी नौकरी इसीलिए चाहते हैं थोड़े से कंफर्ट जोन में आ जाए, है ना। पहली बात तो ये है कि आपको एक टाइम से सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है, और आपकी एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, इसीलिए है ना लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं पहले। और मैं खुद भी बोलूंगा कि आप तैयारी करिए, जब नहीं हो तो प्लान बी रखिए, जिसमें आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं अगर आपका मन है कुछ करने का। एक बच्चे ने पूछा है सर मैंने झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए आपका कोर्स लिया है, प्लीज बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक वीओडी से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है मनीष जी, आप एक काम करो, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाई यतेंद्र सर के नाम से, आप वहां पर जाइए, पहले तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको वहां पर फायदा मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। वहां पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ और वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी झारखंड एसएससी सीजीएल की सिलेबस वाली, सिलेबस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसी में झारखंड वाली प्लेलिस्ट है, झारखंड वाली सिलेबस वीडियो है। उस वीडियो को आराम से देख लो, उसमें मैंने ना प्रॉपर बता रखा है कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। और पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो जैसे कि एक बच्चे ने कहा था लड़की के लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, तो बेटा देखो, हमेशा प्लान बी जरूर रखिए। प्लान ए की तरफ आप बढ़ रहे हैं और अगर सफल नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई या हम कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर इतना समय हम देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम प्लान बी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, प्लान बी समझ रहे हो, प्राइवेट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब कोई खराब होती है या आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी उसमें। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप प्राइवेट जॉब में भी, प्राइवेट सेक्टर को भी फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट बचा नहीं है या कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए अब आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर आप कोई एमसीक्यू वगैरह पढ़ते हैं और आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डाउट भेजकर भी उस क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन प्राप्त कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा जब आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना कोई एमसीक्यू डाउट वगैरह भेजें तो अपने बैच का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि है ना मैं बता पाऊँ कि इस टॉपिक को आप क्लास में जाकर यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दिया ही था। तो अगली क्लास में मिलेंगे और आई होप सो कि अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा हमारा। इसमें थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।